ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा कुछ बेसिक डिडक्शंस के बारे में। अ, आप लोगों को पता है कि नॉर्मली बिजनेस के अंदर जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करनी होती है, इनकम निकालनी होती है, तो ज़ाहिर है हम अपने ग्रॉस रेवेन्यू में से बहुत से एक्सपेंसेस लेस करते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस किस किस्म के एक्सपेंसेस को अलाउ करता है और किस किस्म के एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करता, ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो बेसिक प्रिंसिपल कि हर वो एक्सपेंस जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ होता है वो एक्सपेंस अलाउड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशली आपको नहीं बता सकता, ना वो बताता है कि किस एक्सपेंस को करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस का अपना डिसीजन होता है। हाँ, कुछ पॉइंट पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे बिजनेस फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको बताता है कि कौन से एक्सपेंसेस को हम अलाउ नहीं करते। तो सबसे पहले हम जनरल एक्सपेंसेस देख लेते हैं जिनको अलाउ किया गया है, फिर वो एक्सपेंसेस देख लेंगे जिनको अलाउ नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस वो सारे अलाउड हैं। आपने एक्सपेंडिचर अगर कोई डेप्रिशिएबल या इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है वो अलाउड है। अब यहाँ पे आप देख लें वो एक्सपेंडिचर की मतलब कॉस्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। मतलब है कि उस एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है वो अलाउड है। लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन अलाउड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कोई अमालगमेटेड कंपनी को एक्वायर करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया है, अमालगमेटेड कंपनी का मतलब है कोई मर्जर जहाँ पे हो रहा है उसको आपने किया है वो अलाउड है। सिमिलरली प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती हैं जो कि कंपनी को बनाने के लिए किए जाते हैं, यानी कि कंपनी के ऑपरेशन से पहले जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। आपके पास ये मौजूद है ऑप्शन कि आप चाहें तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज कर दें, इसको आप एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दें और उसको अमोर्टाइज करके अमोर्टाइजेशन आप शामिल कर लें अपने एक्सपेंडिचर के अंदर। सिमिलरली साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउड है, एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग अलाउड है। बैड डेट एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो अलाउड सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स कमिश्नर आपको बैड डेट एक्सपेंस की अप्रूवल दे दे तो वो अलाउड होती हैं। आपको पता है कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंटिंग के अंदर जो लगाए जा रहे होते हैं वो एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेशन की बुनियाद पर लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो बैड डेट एक्सपेंस की जो अप्रूवल है वो नॉर्मली एक्चुअल बैड डेट की बुनियाद पे दे रहा होता है, जब बैड डेट वाकई ही बैड डेट हो जाता है उस वक्त। तो ये उसकी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर है। इस तरह वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड में अगर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो भी अलाउड है। अब कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है ये हमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को डिस्कस किया गया सेक्शन 21 के अंदर। हर किस्म का सेस रेट्स एंड टैक्सेस, सेस रेट्स एंड टैक्सेस ये नॉर्मली आप समझ लें ये टैक्स ही की सारी टाइप्स हैं। तो नॉर्मली जितने टैक्सेस हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्शन के तौर पर अलाउड नहीं है। इसका मतलब, बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आपने अगर इनकम टैक्स पे किया है तो वो अलाउड नहीं होगा कि आप उसको उसमें से लेस नहीं कर सकते। इसी किस्म की बाकी जो टैक्सेस पे किए हैं वो भी लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा कि बाज़ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, वो वाले भी टैक्सेस अलाउड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस में इंटरनेट लगा हुआ है, इंटरनेट का बिल आता है 10,000 रुपये। अब उस 10,000 रुपये के बिल के अंदर सेल टैक्स शामिल होता है। अब वो जो सेल टैक्स है वो बेसिकली कुछ स्पेशल टैक्स उस तरीके से नहीं है, बल्कि वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा है, तो वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपके वो तमाम टैक्सेस जो कि सोर्स पे डिडक्ट हो गए हैं, लाइक इनकम टैक्स, लाइक अदर टैक्सेस, वो भी इनकम टैक्स जो है वो एज ए डिडक्शन, एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करता। किसी भी किस्म का जो आपने अगर नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट की है तो वो एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं होती, उसको आप सेपरेट हैंडल करते हैं। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर आपने प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है वो भी अलाउड नहीं है। उसके साथ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ और भी कंडीशन है जो कि इनकम टैक्स रूल्स के तहत डिफाइन होती हैं और टाइमली वो रिवाइज होती रहती हैं। इसके लिए हमें फिर इनकम टैक्स रूल्स को देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया क्या है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस प्रिंसिपली अलाउड है,
लेकिन कुछ लिमिट्स उस पर लगा दी गई हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो उन तक छोड़ के बाकी सब पे अलाउड है। इसी तरीके से अगर आपके पास अनरिकग्नाइज्ड पेंशन फंड हो, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकग्नाइज कोई और फंड हो, तो वो उस पर फिर जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखें दो लफ्ज़ लिखे हुए, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अनरिकग्नाइज और एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अनअप्रूव्ड। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि फंड अनरिकग्नाइज हो मगर अप्रूव्ड हो। तो एक बात याद रखें, रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज का ताल्लुक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ है, इसका ताल्लुक इनकम टैक्स मशीनरी के साथ है। इवन फंड इज अप्रूव्ड, अगर वो रिकग्नाइज नहीं है तो वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। ठीक है, रिकग्नाइज या अनरिकग्नाइज का ताल्लुक टैक्स मशीनरी के साथ है, तो टैक्स मशीनरी के पास रिकग्नाइज होना ज़रूरी है उसे एज ए डिडक्शन अलाउ कराने के लिए। इस तरीके से अगर आपकी कंपनी में बिजनेस पे कोई फाइन हुआ है, कोई वायलेशन ऑफ लॉ हुई है, तो सिंपल सी बात है, फिर वो एक्सपेंस के तौर पर अलाउड नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किया है, वो भी अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी भी किस्म के रिजर्व फंड या कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर आपने कोई कैपिटलाइज कर लिया है, तो वो एज ए एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी या इसी किस्म की कोई और पेमेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने की है मेंबर ऑफ एसोसिएशन को, तो वो फिर एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज। देखें, इनकम टैक्स जो ओवरऑल ऑर्डिनेंस है वो इस चीज़ की कोशिश करता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर इस सेंस में करें कि जिस सेंस में डॉक्यूमेंटेशन हो सके। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो डिस्करेज करता है कैश ट्रांजैक्शंस को। तो ये सेक्शन 21L जो है ये बड़ा स्पेसिफिकली इसको डिफाइन करता है कि वो कहता है कि जी किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के अंदर अगर कलेक्टिवली, चाहे सिंगली चाहे कलेक्टिवली, आपका 50,000 रुपये से कोई एक्सपेंडिचर बढ़ गया और उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट आपने कैश में की है, तो फिर वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने कोई पेमेंट करनी थी और आपने वो पेमेंट जो है वो, फ़र्ज़ करें आपने ऑडिटर को फ़ीस देनी थी 2 लाख रुपए, और वो जो ऑडिटर की फ़ीस थी 2 लाख रुपए वो आपने कैश में पे कर दी है, वो आपने चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू नहीं की। अब वो जो 2 लाख रुपए की ऑडिट का एक्सपेंडिचर है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको अलाउ नहीं करेगा, आप उसको एज ए एक्सपेंस अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी कंडीशंस बता दी हैं उन्होंने कि किन किन जगहों पे हम अलाउ करते हैं। वो बता दिया है कि एक तो पहली बात ये है कि एक्सपेंडिचर अगर 10,000 रुपये से ऊपर ना हो फिर अलाउ हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर का ताल्लुक यूटिलिटी बिल्स के साथ हो, अगर उसका ताल्लुक फ्रेट चार्जेस के साथ हो, अगर उसका ताल्लुक ट्रैवल फेयर के साथ हो, पोस्टेज के साथ हो और अदर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फाइन्स या ड्यूटीज़ की तरफ हो, जो कि आप ज़ाहिर है किसी सरकारी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर अलाउड है। अदरवाइज़ कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने कैश में किया है तो फिर वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करता और वो एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं होता। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने किसी भी शख्स को 15,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा जिसकी सैलरी हो, अगर आपने उसको कैश में पे कर दी है सैलरी, उस सिचुएशन में ये जो सैलरी है ये भी एज ए एक्सपेंस अलाउड नहीं होती। ठीक है, किसी भी शख्स जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है, आपने उसको हर हालत में बैंकिंग चैनल के थ्रू ही उसकी पेमेंट करनी है, अदरवाइज वो सिस्टम में अलाउड नहीं होता। एंड लास्ट वन इज़ कैपिटल नेचर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं, इस किस्म के किसी भी एक्सपेंस को हम अलाउ नहीं करते इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर आपको जनरल प्रिंसिपल दोबारा रिवाइज करूं, जनरल प्रिंसिपल इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या हो गया कि एक हमारे पास ग्रॉस रेवेन्यूज़ होंगे, उन ग्रॉस रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट हमारे पास एक्सपेंडिचर होंगे। अब बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि अकाउंटिंग में तो एक्सपेंडिचर होते हैं मगर इनकम टैक्स के तहत वो एक्सपेंडिचर नहीं होते, एक्सपेंस नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने
को कोई फाइन हो गया है, कोई वायलेशन ऑफ लॉ हो गई है, तो अकाउंटिंग में तो आप वो जो उसका जो फीस पे कर रहे हैं, फाइन पे कर रहे हैं, अकाउंटिंग में तो वो एक्सपेंस है, लेकिन इनकम टैक्स के पास वो एक्सपेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने सैलरी 10 लाख रुपए पे कर दी है कैश में, अकाउंटिंग में तो वो एक्सपेंस रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको अलाउ हैं और बहुत सी चीज़ें जो आपको अलाउ नहीं है। अब हम यहाँ से आगे अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मज़ीद अंडरस्टैंडिंग जो है ये मज़ीद क्लियर होती चली जाएगी कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस।